अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कहानी भूख का पार्ट नंबर दूसरा और आखिरी शुरू हो गया है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर अम्मी ने अब्बू को मेरी शिकायत लगाई और अब्बू ने मुझे कुछ कहा तो मैं ये घर छोड़ जाऊंगी। मेरे पास अब इतने पैसे थे कि कहीं भी रह सकती थी। वैसे भी कई लड़के मुझे अक्सर कहते रहते थे कि अगर कभी मुझे इनकी मदद की जरूरत हो तो बिला झिझक उनसे कह सकती हूँ। ये मेरे दोस्त थे और ऐसे भेड़िए दोस्त जिन्होंने शराफत का लबादा ओढ़ रखा था। एक औरत के लिए भेड़ियों के मुआशरे में सबसे बेहतरीन जा पनाह सिर्फ उसका घर होता है। इसका अंदाजा मुझे तब हुआ जब मैं घर छोड़कर एक दोस्त के पास गई। उसका नाम साजिद था और उससे मेरी हेलो हाय कुछ दिन पहले ही हुई थी। साजिद का कहना था कि वो एक ऐसी कंपनी में काम करता है जो मल्टी नेशनल कंपनियों के इश्तिहार के लिए इनको मॉडल्स फराहम करते हैं। साजिद ने लफ्जों के ऐसे जाल बुने कि मेरा दिल चाहा अभी घर छोड़कर इसके पास चली जाऊं। इसने कहा, हमारे एमडी को मॉडलिंग के लिए अरसे से आप जैसी लड़की की तलाश थी जो हर लिहाज से परफेक्ट हो। कल मैंने आपकी वीडियोस अपने एमडी को दिखाई तो उन्होंने कहा कि फौरन इस लड़की से राब्ता करो और अगर वो राजी हो जाए तो बिला ताखीर यहाँ आकर अपना फोटोशॉट करवा सकती है। एक फोटोशॉट का मुआवजा साजिद ने लाखों में बताया और रातों रात शोहरत अलग। साथ उसने ये भी कहा मेरी तस्वीर वो एक मारूफ मैगजीन पर लगाएंगे। क्या पता किसी की नजर पड़ जाए और तुम्हें किसी फिल्म में चांस मिल जाए। मैं खुद को कैमरे और लाइट्स की चकाचूंद में हजारों पुरसितारों के बीच गाड़ी से उतरता देख रही थी। मीडिया वाले मुझसे एक सवाल पूछने के लिए मरे जा रहे थे और लोग मेरी एक झलक देखने को मैंने फकत 2-4 दिन सब्र किया और फिर एक दिन खामोशी से घर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मेरे दकियानूसी ख्यालात के मालिक माँ बाप मुझे कभी भी इसकी इजाजत ना देते। मैंने सोचा जब मशहूर हो जाऊंगी तो शायद घर वाले खुद ही राजी हो जाएं, और अगर ना भी हुए तो मुझे कोई मसला नहीं था। घर से निकलकर मैं सीधा साजिद के पास गई। आने से पहले मैंने साजिद को फोन पर बता दिया था, वो मेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर साजिद बहुत खुश हुआ। मुझे लेकर वो एक मकान में गया। ये मकान साजिद ने किराए पर ले रखा था। इसका अपना घर दूसरे शहर में था। मैंने साजिद से कहा मुझे अपने एमडी से मिलवाओ। जवाब में साजिद ने बताया कि वो किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए हैं, कल तक आ जाएंगे तो उनसे मिलवा दूंगा। मैं मुतमिन होगी। मंजिल बस अब एक रात की दूरी पर थी। शोहरत, पैसा, इज्जत सब मेरी राह देख रहे थे। रात को साजिद होटल से खाना लेकर आया। खाना खाकर हमने कुछ देर गुफ्तगू की और फिर सोने की तैयारी करने लगे। ये मकान 2-3 कमरों पर मुश्तमिल था। साजिद ने एक कमरा मुझे दे दिया और कहा अंदर से लॉक करके आराम से सो जाना। मैं दूसरे कमरे में सोने लगा हूं। मैं इसकी शराफत पर हैरान रह गई। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और कमरे को अंदर से लॉक करके सो गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली थी। पता नहीं क्या बात थी कि जब से सोई थी बस सुबह ही उठी थी, वरना रात को एक आध बार आंख खुल जाना आम सी बात है। पूरा जिस्म टूटता महसूस हो रहा था। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। मैं चारपाई से बमुश्किल उठ पाई और दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा अनलॉक था। मुझे अच्छी तरह याद है रात को मैं दरवाजा लॉक करके सोई थी। मैं साजिद को आवाजें दी मगर कोई जवाब ना आया। साजिद कहीं भी मौजूद नहीं था। शायद नाश्ता लेने गया हो, मैंने सोचा और वहीं एक कुर्सी पर बैठ गई। ज़हन में धमाके से हो रहे थे। मैंने दोनों हाथ सर पर रखकर आंखें बंद कर ली। अजीब धुंधला सा मंजर ज़हन में घूम गया, जैसे 2-3 लोग मेरे जिस्म से खेल रहे हों और साथ एक दूसरे से बातें भी कर रहे हों।
यार तुमने तो कमाल कर दिया, इनमें से एक ने कहा जिसको टिक टॉक पर देख के दिल बहलाते थे, आज तेरी वजह से हकीकत में उससे दिल बहला रहे हैं। कह के बुलंद हुए। मैंने घबराकर आंखें खोल दी। ये कैसा ख्वाब है, मैं सोच रही थी। साजिद कभी वापस नहीं आया। तब मुझे मालूम हुआ ख्वाब जैसा धुंधला सा जो मंजर में ज़हन में उभरता था वो ख्वाब नहीं हकीकत थी। बाद में मुझे मालूम हो गया था कि साजिद ने खाने में मुझे बेहोशी की दवा मिलाकर खिलाई थी। दरवाजे के लॉक की एक चाबी इस कमीने के पास थी। रात को वो इसके दो दोस्त मेरे साथ मनमानी करते रहे। मेरे लिए ये बात ऐसी नहीं थी कि मैं उसे रोक बना लेती। सो कुछ भूल कर मैंने एक और लड़के को कॉल की और उसके पास जा पहुंची। ये दूसरे शहर में रहता था। उसके बाद मेरा चलने का सफर जारी रहा। इस लड़के ने चंद माह मुझे अपने साथ रखा और दिल बहलाता रहा। जब इसका दिल भर गया तो मुझे एक और जगह भेज दिया। फिर लगातार 5 साल में हर रात बिकती बिकवाती रही। अगर साजिद के पास से मैं वापस अपने घर चली जाती तो शायद आज यूं लावारसों की तरह सरकारी अस्पताल में ना पड़ी होती। मगर मुझे अपने ख्वाब पूरे करने थे, ऐसे गैर जरूरी ख्वाब जिनकी ताबीर कांटों भरे रास्ते थे। मैंने कई मुल्कों का सफर भी किया। बैंक बैलेंस, गाड़ी, सब कुछ मेरे पास था। अगर नहीं था तो सुकून और इज्जत नहीं थी और ना कोई ऐसा रिश्ता जो अच्छे बुरे वक्त में मेरा गम गुसार होता। और इस सब की वजह मेरी भूख थी, पैसे, दिखावे और शोहरत की भूख। एक बार मुझे घर वालों का ख्याल आया और मैंने किसी के हाथ कतीर रकम भिजवाई थी। शायद अपना पछतावा कम करना चाहती थी। मगर अम्मी ने वो रकम नहीं ली थी। उन्होंने कहा था कि हमें हराम के पैसे नहीं चाहिए और शादिया से कहना कि तेरे जैसी औलाद होने से बेहतर है इंसान बे औलाद ही रहे, क्योंकि बे औलादी का दुख औलाद की बेवफाई से बहरहाल कहीं कम होता है। उसकी ज़बानी मुझे मालूम हुआ कि मेरे घर जाने से चंद माह बाद अब्बू फौत हो गए थे। वो दुकान भी नहीं खोलते थे क्योंकि उनमें लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मेरे छोटे भाई ने दुकान संभाल ली और अब वो जनरल स्टोर में बदल गई थी। घर के हालात अच्छे थे मगर मेरे हालात बदलना शुरू हो गए थे। एक लड़के ने मुझसे शादी की और चंद माह में मेरा सब कुछ अपने नाम करवाकर मुझे तलाक दे दी। वो दिन भी आए कि मैं एक वक्त खाने को भी तरसने लगी। कई बीमारियों ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से ना पहले जैसा हुस्न रहा ना जिस्म। आज सरकारी अस्पताल के बेड पर पड़ी मौत का इंतजार कर रही हूं। मगर मौत भी है कि आने का नाम नहीं लेती। इंसान जो बोता है वही काटता है। मैंने खुद अपनी राह कांटे बोए थे, फिर भला फूल मेरा मुकद्दर कैसे हो सकते थे। मेरी भूख मिट गई थी मगर साथ ही मेरा सब कुछ भी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।